नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद का बजट सत्र का समापन, राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र के आखिरी दिन उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक बिना चर्चा के लोकसभा को लौटाया गया। 3 तलाक से जुड़ा विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक समेत 32 विधेयक पारित। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में रिकॉर्ड कामकाज पर जताया संतोष। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुषमा स्वराज का निधन, 67 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने दी श्रद्धांजलि। सम्मान में रखा गया कुछ पलों का मौन। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार। देश भर में शोक की लहर। सुषमा स्वराज के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया शोक। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने प्रिय बेटी खोई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, ओजस्वी नेता और मैंने एक निकट सहयोगी खोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय राजनीति का एक महान अध्याय खत्म। सुषमा स्वराज के निधन पर देश के साथ साथ दुनिया भर के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव समेत कई देशों ने जताया शोक। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा, बहन सुषमा स्वराज के जाने से पहुंचा गहरा आघात। विकास को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने लगातार चौथी बार घटाई ब्याज दरें। मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.35% की कटौती। महंगाई दर काबू में रहने के साथ चालू वित्त वर्ष के लिए 6.9% जीडीपी का अनुमान। राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र में राज्यसभा में 3 तलाक से जुड़ा विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक समेत 32 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस सत्र में 39 चर्चाएं हुई और अच्छे माहौल में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस सत्र में 32 विधेयकों को पारित किया गया और नकारात्मक खबरें इस बार नहीं बन सकी। राज्यसभा में सदन के रिकॉर्ड कामकाज पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने संतोष जताया। I compliment all the sections of the House for correctively scripting this change. While presenting the positive narrative flowing from this session, I seek your indulgence as I read out quite a few comparative statistics. The facts that I present in the form of a new normal, that is this August House has risen during this highly productive session. I am happy to go on record that this Council of States has lived up to the mandate of defending the federal spirit of our polity by standing for the rights of the states. This has come out on 3 occasions during this session, and the credit for this goes to both opposition and ruling parties. Honorable members, I now like to present the facts about the turnaround and new normal that has been realized during this session. In terms of legislative output, the passage of 32 bills during these 35 sittings. This session is the best in the last 17 years. Accounting to 52 sessions, 35 bills were passed during the 197th session in 2002. The best performance in this regard in the last 41 years since 1978, for which session-wide data is available, was 37 bills passed during 131st session in 1984. This session is also the 5th best in regard to in the last 41 years. The turnaround during this session also came out clearly and viewed against the passage of a total of only 33 bills during the last 5 sessions, 244 to 248 put together. बजट सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा से उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक पेश किया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को विचार और लौटाए जाने के लिए पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा ये बिल लोकसभा से मनी बिल के तौर पर पारित
कराकर लाया गया था। सदन के सदस्यों ने हालांकि इस बिल पर चर्चा की इच्छा जताई, लेकिन विधि और न्याय मंत्री ने सदन से अपील करते हुए कहा कि संबंधित विधेयक पर अगले सत्र में चर्चा कराई जा सकती है, लिहाजा सदन से विधेयक को लौटाए जाने की अनुमति दी जाए, जिसे सभी दलों ने स्वीकार कर लिया और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा से बिना चर्चा के ही लौटा दिया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विधेयक पर बाद में चर्चा कराने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बनी सहमति पर संतोष भी जताया। My plea is, sir, the simple bill to add 3 more names, a number to the Supreme Court judges, sir, may be passed by the Is there agreement? And they passed by the House. But, sir, I want to assure from my side, if Honorable the Chairman wishes to have a discussion on the working of the judiciary or law, we can have in November, sir. I am willing for that. Because if you don't pass this bill today, even otherwise, it will be deemed to have been passed. Honorable Minister is ready to discuss some other occasion, the functioning and working, of course within the contour of the Constitution. We are not, nobody is here to abuse the judiciary or the Supreme Court for that matter, but we can, with an assurance from the Honorable Minister. इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं पंचानन का। पंचानन, अगर इस बार के सत्र की बात करें तो 32 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं और इसे लेकर एम वेंकैया नायडू ने भी संतोष व्यक्त किया है, खुशी जाहिर की है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो सत्र के आखिरी दिन उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक बिना चर्चा के लोकसभा को लौटा दिया गया। देखिए, जब 17वीं लोकसभा का गठन हुआ तो उसका पहला सत्र था ये, और उसके पहले करीब जब 16वीं लोकसभा थी तो 5 सत्र का जो कामकाज है बहुत बाधित रहा, बिल पास नहीं हो पाए। उस लिहाज से अगर आज जब सभापति वेंकैया नायडू ने उस पूरा समरी को पेश किया तो उसमें ये साफ नज़र आया कि एक बहुत बड़ी संख्या में न सिर्फ बिल पारित हुए बल्कि बहुत बढ़िया कामकाज भी हुआ इस बार के सत्र में। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 35 दिन की यहाँ पर सिटिंग थी, 35 दिनों में 32 बिल पास हुए और 32 बिलों में भी कई बिल ऐसे थे जो सालों से अटके थे और इतने महत्वपूर्ण बिल थे जिनके पारित न होने से कामकाज बाधित हो रहा था। और एक अभूतपूर्व रूप से सरकार ने जो फैसला किया कि 370 को कश्मीर से हटाना है और उससे जुड़ा जो संकल्प है विधेयक लाया गया, राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा से भी मंजूरी मिल गई, अपने आप में बहुत ऐतिहासिक रहा। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला ट्रिपल तलाक बिल हो, चाहे वो NIA का बिल हो, चाहे नेशनल मेडिकल कमीशन का बिल हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यानी UAPA बिल हो, कई सारे ऐसे बिल थे जो कि बहुत लंबे समय से अटके पड़े हुए थे, RTI का बिल हो जो कि यहां से पारित हुए। तो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक ये सदन का सत्र रहा और इस बात को सभी मानते हैं, चाहे बिल के पारित होने की बात हो या फिर ओरली क्वेश्चंस को आंसर करने की बात हो या जीरो आवर के दौरान की बात हो। ये सब पूरी समरी आज एम वेंकैया नायडू ने पेश किया और बहुत अच्छा सदन की कार्रवाई यहाँ पर चली। अगर आज की कार्रवाई की बात की जाए तो सबसे पहले सुषमा स्वराज के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि दी गई, ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ा गया और उसके बाद ये इस बात पर सहमति थी कि जलियांवाला बाग कांड पर जो जलियांवाला बाग ट्रस्ट पर जो एक बिल है उसको बिना चर्चा के पारित किया जाएगा और साथ ही कुछ और बिल भी लिए जाएंगे। लेकिन जलियांवाला बाग पर कांग्रेस ने ऐन वक्त पर उनको आपत्ति नजर आई और उस बिल को फिलहाल टाल दिया गया। लेकिन दूसरा बिल जो कि जजों की संख्या को बढ़ाने से जुड़ा बिल था, ये लोकसभा से ऑलरेडी पारित हो चुका है और इसको लोकसभा के स्पीकर ने मनी बिल का दर्जा दे दिया है। इसलिए इसकी यहाँ चर्चा इस पर संक्षिप्त कराने की बात हुई थी, लेकिन चर्चा बिना कराए ही इसको लौटा दिया गया, यानी कि इसको मिलाकर इसको संसद से मंजूरी मिल गई है। तो आखिरी दिन यहाँ पर एक बिल को मंजूरी इस तरह से दी गई, उसको चर्चा बिना किए हुए लौटा और साथ साथ समरी जो पेश की गई। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल संसद का ये सत्र रहा। चलिए पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर पूरा देश शोक मना रहा है और उनको उनके सहज व्यवहार के लिए याद कर रहा है। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुषमा स्वराज को याद करते हुए कहा, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को सदन में कुछ पलों का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। Obituary reference. Honorable members, I rise in deep sorrow and with a heavy heart to inform the House of the sudden demise of Srimati Sushma Swaraj, a former member of Rajya Sabha, former Union Minister, last night. Destiny has snatched an assuring and a contagious smile from our midst. She was a member of this House for 3 terms, from April 1990 to April 1996, from April 2000 to April 2006,
and again from April 2006 to May 2009. She was also elected 4 times to the Lok Sabha in 1996, 1998, 2009 and 2014. She was first elected to the Haryana Legislative Assembly in 1977. As Union Minister, she held important portfolios of external affairs, health and family welfare, parliamentary affairs, and information broadcasting, and acquitted herself admirably, winning acclaim across political spectrum. As a legislator and minister in the Union and Haryana governments, and with her commitment and devotion to the cause of the people and the country in her 4-decade-long stint in public life, Srimati Sushma Swaraj emerged as a role model. As a Minister of External Affairs, she imparted a human touch to the ministry by being in the forefront of rescuing Indians in distress in several parts of the world. She had come to be known as the most accessible minister, which speaks of her concern for and commitment to the people. Srimati Swaraj had several firsts to her credit. She was the youngest minister at the age of 25 years in the Haryana government in 1977. She was the first woman to be the leader of the opposition in Lok Sabha. She was also first woman outstanding parliamentarian. Srimati Swaraj was the first woman Chief Minister of Delhi in 1998. From the youngest minister, she rose to become the first full-time External Affairs Minister under the present Prime Minister Narendra Bhai Modi. Born on February 14, 1952, in Ambala Cantonment in Haryana, the 67-year-old Srimati Sushma Swaraj studied law in Punjab University. The call of direct service to the people drew her into public life. She participated in the movement led by late Jayaprakash Narayan and was elected to Haryana Assembly after the emergency in 1977. Since then, she took up several electoral challenges with a smile, demonstrating grit, grace, both in victory and in defeat. Srimati Sushma Swaraj was an effective orator with equal felicity in both Hindi and English languages and left an inerasable imprint of her both within and outside Parliament. A couple of hours before she breathed her public message after Lok Sabha passed the bill related to Jammu Kashmir yesterday was, and I quote, "I was waiting to see this day in my lifetime," unquote. This clearly demonstrated her commitment for one India and one Constitution. The untimely demise of Srimati Sushma Swaraj was a personal loss to me also. She was like my sister, who always addressed me as Anna, elder brother. She was a regular at family and cultural events at my residence for a long time. Every year on the occasion of Raksha Bandhan, she used to tie Rakhi on my hand, and I would be missing this honor this year. This year, as usual, I wanted to go to her house and tie Rakhi. She telephoned to me saying, "Please don't come." I said, "Why?" She said, "Now you are Vice President of the country. You are not supposed to come to my house. I will come to your house and get the Rakhi tied." So she came and then tied Rakhi. I have lost a valuable sister in her demise, which is irreparable loss to me. Srimati Sushma Swaraj was grace, grit, affection, amiability, and ability personified. In her untimely demise, the nation has lost an able administrator, an effective parliamentarian, and a true voice of the people. She always dreamt of an India at its highest glory. I hope the words and deeds of the exemplary leader will continue to inspire all those in public life. We deeply mourn the passing away of Srimati Sushma Swaraj. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 67 साल की थी। उन्हें कल रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स लाया गया था, जहां डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। दिल्ली सरकार ने सुषमा स्वराज के निधन पर 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। दोपहर 3 बजे तक बीजेपी कार्यालय में सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। 67 साल की सुषमा राजनीति में 25 बरस की उम्र में आई थी। बीजेपी की ओजस्वी वक्ताओं में शुमार सुषमा का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला छावनी में हुआ था।
1977 में महज 25 साल की उम्र में वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गई थी। नेतृत्व क्षमता के लिहाज से सुषमा स्वराज को बीजेपी में दूसरी पीढ़ी के सबसे दमदार राजनेताओं में गिना जाता रहा है। 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में उन्होंने विदिशा से जीत हासिल की। उनकी काबिलियत और पार्टी में उनके योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विदेश मंत्री बनाया। इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज दूसरी ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला था। सुषमा स्वराज के राजनीतिक करियर ने साल 1999 में बड़ा मोड़ लिया और उन्हें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनावी रण में उतारा गया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणिस हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अदिति फडणिस का। अदिति जी, किस तरह से आप इस क्षति को देखती हैं? देश ने न केवल एक प्रखर वक्ता, कुशल राजनेता को खोया है, बल्कि सहृदयी नेता भी अब हमारे बीच में नहीं है। सुषमा जी की सरलता और उनकी सहजता के बारे में आपने उल्लेख किया ही है। मेरी जब मैं नज़र दौड़ाती हूँ पिछले 30 साल से, जब से मैं उनको जानती थी, जो चीज़ उभर के आती है वो है उनका एकदम सरल व्यक्तित्व और उनकी मित्रता और उनका सौहार्द और उनकी ये कैपेसिटी कि वो कितनी जल्दी लोगों को अपना मित्र बना लेती थी। हम लोग जब कैंपेन ट्रेल में उनके साथ जाते थे तो उनके पास एक पिटारा होता था मोटर में, जिसमें तरह तरह के खाने की चीज़ें होती थी और वो पूरे रास्ते बात करती जाती थी और खाना खिलाती जाती थी, बात करती जाती थी और खाना खिलाती जाती थी। एक तरह से जिनको वो अपना मित्र मानती थी, अपने दोस्त मानती थी, उनके साथ उनका एक ऐसा संबंध था जो कि अटूट था। आज जब वो हमारे मध्य में नहीं हैं तो एक पाकिस्तानी रिपोर्टर मारवी सिरमद ने उनके लिए एक इतना सुंदर लेख लिखा है जिसमें बहुत ही मार्मिक वर्णन है कैसे सुषमा जी जब लाहौर आईं तो मारवी के लड़की हुई थी और सुषमा जी ने फ़ौरन उनको उस बिटिया को अपनी गोद में ले लिया और उससे बातें करने लगी और कहने लगी कि ये मेरा छोटा सा खरगोश है। और जब समय आया कई सालों बाद और मारवी उनसे संपर्क में रहीं कि रवेल, उस बच्ची का नाम रवेल था, कि रवेल की बेला आई यूएस में पढ़ने जाने के लिए, तो उन्होंने मारवी को भेजा कि मेरा खरगोश इतना बड़ा हो गया। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, इतनी सारी कि उनका बयान भी नहीं हो सकता, जो पूरे विश्व से जहाँ जहाँ भारतीय हैं या जहाँ जहाँ भारतीय मूल के या दक्षिण एशिया के लोग रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आज सुबह मेरे पास एक ईमेल आया नेपाल से, जहाँ नेपाली में हमारे मित्र हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने ये मैसेज भेजा कि हमको कितना दुख हुआ ये जान के कि सुषमा जी हमारे बीच अब नहीं हैं। तो एक तरह से उनसे दोस्ती हो ही जाती थी। आप न चाहते हुए भी उनसे मित्रता, मतलब एक रिलेशनशिप बन जाती थी उनके साथ। बिल्कुल, तो आज उनकी खूबसूरत यादों को पूरा देश यहाँ पर याद कर रहा है। विदेश मामलों के जानकार अखिलेश सुमन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं अखिलेश जी का। अखिलेश जी, पूरा देश शोकाकुल है, गमगीन है, और यहाँ पर अगर हम सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व की यहाँ पर बात करें तो हमेशा दूसरों की मदद के लिए वो तैयार रहती थी। और वहीं उपलब्धियों की हम यहाँ पर उनकी बात करें तो 4 दशक के सियासी करियर में कई उपलब्धियाँ उनके नाम रही हैं। 1998 को दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री का खिताब भी उनके नाम पर दर्ज है। तो वहीं महिला विदेश मंत्री के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का खिताब भी सुषमा स्वराज के नाम पर ही दर्ज है। निश्चित तौर पे देखिए, हम जो पत्रकार या रिपोर्टर होते हैं आम तौर पे किसी
कि बहुत प्रशंसा नहीं करते, किसी से बहुत प्रभावित नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा सुषमा स्वराज को नज़दीक से काम करते हुए, एक राजनीतिज्ञ के रूप में संसद में भी और फिर एक मंत्री के रूप में मंत्रालय में भी, इन दोनों जगहों पे देखकर कई बार हम भी हैरत में पड़ जाते थे कि किस तरह से वो इतनी ऊर्जा अपने अंदर जुटाती हैं। वो बहुत ही अच्छी संवाद करने वाली थी, वो जिससे भी होता था काफ़ी गहराई से संवाद करती थी और उत्साह भी उनमें काफ़ी झलकता था, हर चीज़ में वो उत्साहित रहती थी। आप सवाल पूछे तो उसमें भी काफ़ी एग्रेसिव जवाब भी देती थी। तो ये कई रूप जो सुषमा स्वराज के थे राजनीतिक जीवन के और मंत्री के रूप में जीवन के, तो उसको हमने काफ़ी नज़दीक से देखा और हम बार बार ये सोचते थे कि सुषमा स्वराज ने एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया है जिन्होंने अगर मंत्रालय से बाहर हो तो विपक्ष की भूमिका में भी उन्हें, मुझे याद है कि विपक्ष की भूमिका में उन्होंने जब न्यूक्लियर डील पे, सिविल न्यूक्लियर डील पे राज्यसभा में भाषण दिया, खालिस हिंदी में जो भाषण दिया, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस राज्यसभा में रहा। उसमें यूपीए की सरकार थी और पूरा सदन स्तब्ध था उनके उस भाषण को सुन के, जो कि आमतौर पे यह समझा जा रहा था कि सुषमा स्वराज जब बोल रही हैं तो सिविल न्यूक्लियर डील का वैज्ञानिक राजनयिक इतना वो बढ़िया से नहीं बोलेंगी, लेकिन जब उनका भाषण खत्म हुआ तो सारे लोग स्तब्ध थे और अंबिका सोनी को अंत में उतारना पड़ा यूपीए को। और अंबिका सोनी ने अपने शुरुआती भाषण में ही कहा कि सुषमा स्वराज जी आप बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं, लेकिन इस तरीके से कृपया इसका उपयोग न करें। उनका मतलब ये था कि आपने काफ़ी अच्छा उपयोग किया अपनी पार्टी के लिए। तो इस तरह की सुषमा स्वराज थी। और जब वो मंत्री बनी, विदेश मंत्री बनी, तो मैंने उनसे पूछा सुषमा स्वराज से कि आपने विपक्ष के रूप में इतनी आक्रामक भूमिका निभाई है, अब आगे उस भूमिका को कैसे बदलेंगी? तो उनका जवाब था कि हम जानते हैं कि किस समय कैसी भूमिका निभाई जाती है। और निश्चित तौर पे विदेश मंत्रालय में रहकर उन्होंने एक तरीके से विदेश मंत्रालय का ही चरित्र बदल दिया। आमतौर पे जो माना जाता है कि विदेश मंत्रालय एलिटिस्ट ब्यूरोक्रेट्स की एक जगह है जहां एक काफ़ी नियम कानून प्रोटोकॉल के तहत सारे संवाद सारी चीज़ें होती हैं, एक लेवल की सिक्रेसी भी बरती जाती है। मंत्रियों को भी एक तरीके से वहाँ के जो नौकरशाह हैं, अधिकारी हैं, वो भी एक तरीके से इस तरीके से घेर के रखते हैं ताकि कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो जाए। लेकिन सुषमा स्वराज ने अपने तरीके से विदेश मंत्रालय को बदल दिया और उन्होंने आम जनता से संवाद करने का एक माध्यम, सशक्त माध्यम ट्विटर खोज लिया और उस ट्विटर के माध्यम से वो पूरी दुनिया में बसे हुए भारतीयों से जुड़ गई। तो इस तरह की थी सुषमा स्वराज। और अगर इसके पहले मैं बताऊं, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, तो सुषमा स्वराज के कार्यकाल में ही यह समझा गया कि एम्स सिर्फ एक दिल्ली में ही क्यों हो, सिर्फ एक ही एम्स क्यों ना हो, और उन्होंने पूरे देश में 6 एम्स की स्थापना की घोषणा कर दी। और इसी उपलब्धियों के लिए और इसी योगदान के लिए अखिलेश, पूरा देश आज सुषमा स्वराज को याद कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का कल रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 67 साल की थी। सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि अपनी कार्यशैली में मानवता और ममता का अनूठा मिश्रण कर राजनीति में एक उदाहरण भी पेश किया। आपको छोड़े जाते हैं उनकी कुछ यादों के साथ। सुषमा स्वराज जब किसी से मिलती तो दिल खोल कर मिलती थीं। उनकी सहजता से संवाद आसान हो जाता था। राजनीति में सहज संवाद ही तो सबसे बड़ी बात होती है। ये थी सुषमा स्वराज की खासियत। एक विदेश मंत्री के तौर पर कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने भारतीय नागरिकों को संकट में पाया। ऐसे में उन्होंने एक मंत्री की ताकत का उपयोग तो किया ही, साथ ही मानवता का जोर भी लगाया, और तब तक लगाया जब तक संकट गुजर न गया हो। वो जिससे भी मिलती उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती। उनका ये निर्मल स्वभाव उनकी ताकत थी, ना कि उनकी कमजोरी। ये उनकी ताकत ही थी कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके मित्र थे। ये उनकी ताकत ही थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को उन्होंने संभाला और अपने पक्ष में किया। 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने वाली सुषमा स्वराज पेशे से वकील थीं। उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन के वक्त राजनीति में कदम रखा।
1977 में मात्र 25 साल की उम्र में वो हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गईं और उन्हें सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। 1998 में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और यूपीए 2 में नेता विपक्ष का पदभार भी संभाला। अपने राजनीतिक जीवन में वो 3 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। खराब स्वास्थ्य के बावजूद देश दुनिया पर उनकी नजर हमेशा रहती थी और ट्वीट कर वो हमेशा अपने विचारों को समाज के सामने रखती थीं। आज सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो सहज मुस्कान, उनका ममतामयी व्यक्तित्व हमेशा यादों के खजाने में चमकता रहेगा।